सिंहासन की जंग में आज बात श्री गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा सीट की करेंगे, जो वाकई में कई मायनों में खास है। यह क्षेत्र राजस्थान के अन्न के कटोरे के रूप में पहचाना जाता है और इस बार खास बात यह है कि बीजेपी ने 5 बार के सांसद निहाल चंद मेघवाल का टिकट काटकर प्रियंका बैलान को मौका दिया है। एकदम नए चेहरे को मौका दिया गया। उधर कांग्रेस ने वर्तमान जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा को मैदान में उतारा है और दोनों ही नए चेहरे और ये किसान बेल्ट है। खेती से जुड़े मुद्दे, नहर से जुड़े मुद्दे यहां प्रमुखता से, और क्या वाकई में किसान आंदोलन जो बीते 5 साल में 2 बार हो चुका है, क्या उसका असर इस सीट पर नजर आएगा? दोनों ही पार्टियों की तरफ से कौन कौन मैदान में, ये तो हम बता चुके, लेकिन उनके लिए कौन कौन मैदान में और उसके पीछे की सियासत क्या है, आज बात आपको गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा सीट की जमीनी हकीकत के साथ, वहां के मुद्दे क्या हैं, वहां के नेताओं की प्रेजेंस क्या है और कौन सा नेता किस तरीके से वहां सियासत कर रहा है। तो आज श्री गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा सीट को खंगालेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जी और ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी। बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार ग्राफिकली आपको बता देते हैं कि भाई मुकाबला किस किस के बीच में है। तो जरा देखिए मुकाबला किस किस के बीच में है। यहां कांग्रेस की तरफ से कुलदीप इंदौरा को मैदान में उतारा गया है, जबकि बीजेपी की तरफ से प्रियंका बैलान को मैदान में उतारा गया। अच्छी बात यह है कि प्रियंका बैलान के जितने भी वहां पर प्रोग्राम हो रहे हैं और जब भी बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं तो उस दौरान बाकायदा निहाल चंद मेघवाल नजर आते हैं और यहां से शायद थोड़ी सी राहत प्रियंका बैलान को, हालांकि ये किसान बेल्ट है। और इसलिए ऐश्वर्या, सवाल सबसे पहले आपसे, जरा ये बताइए क्या वाकई में जिस तरीके से किसान आंदोलन हुए बीते 5 साल में 2 बार हुए हैं, एमएसपी का मुद्दा उठाया है, इसके अलावा और भी कई मुद्दे उठे हैं और ये किसान बेल्ट है, यहां की सियासत को बीजेपी किस तरीके से ले रही है और प्रियंका बैलान को टिकट देना उसके मायने क्या है? देखिए, प्रियंका बैलान को टिकट दिया गया है, मुझे एक बात याद आती है। वो याद आती है, कई तरीके की बातें होती है। एक सीट थी, उन सांसद को इस बार टिकट नहीं मिला, वो एससी के थे। उनकी धर्मपत्नी को दूसरी जाति से विवाह की बात आती थी कि दूसरी जाति से विवाह किए तो वोटों का नुकसान होगा। उससे लेकर उस वक्त वसुंधरा राजे ने उस जाति के बहुत सारे नेता वहाँ झोंक दिए थे। तो मैं उसी से यहाँ पर एक बात जोड़ूंगा, नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, हो सकता है फायदा हो। तो यहाँ पर प्रियंका बैलान को लेकर एससी तबके में एक मैसेज चलाया गया कि उनके पति जो है वो अरोड़ वंश से है, लेकिन इसका प्रॉफिट ये भी है कि अरोड़ वंश के वोट भी बड़ी संख्या में मिल सकते हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वोट मिल सकते हैं। तो इस तरीके की चर्चाएं होती हैं, उन चर्चाओं को मैं बेईमानी मानता हूं। किसी का किसी के साथ विवाह हो, विवाह के, लेकिन जो कैंडिडेट है उसकी जाति ज्यादातर देखी जाती है, लेकिन सामान्य तौर पर कुछ लोग इस बात को लेकर चर्चा करते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी जाति किसान है, मैं यही बात कहने जा रहा हूं। लेकिन यहां ये जो क्षेत्र है, ये पंजाब से की जो संस्कृति है वो इस क्षेत्र में काफी हद तक घुली मिली है। तो पंजाब की हवा जब आती है तो यहां तक आती है, लेकिन ये बातें उस वक्त बेमानी हो जाती है जब विधानसभा चुनाव का रिजल्ट हम देखते हैं। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट सभी के सामने है जी। तो उस वक्त कहते थे कि भाई पंजाब की हवा आएगी, आम आदमी पार्टी आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, सारी चीजें बेमानी निकली। यहां पर निहाल चंद के पास एक बड़ा मजबूत और लंबा तजुर्बा है। निहाल चंद प्रियंका को जीत के लिए बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी युद्ध होता है तो कमजोरियों की जानकारी दी जाती है। चाहे इस इतिहास के कोई भी युद्ध रहे हों, लेकिन जब तक सामने वाले की कमजोरी नहीं बताई जाती तो युद्ध में तब तक थोड़ा सा मजा नहीं आता। तो निहाल चंद ने कितनी कमजोरियां बताई होगी, निहाल चंद ने अपनी जो कमियां जो रह गई थी थोड़ी बहुत, उन्हें बताते हुए कितनी मदद की होगी, यह भी देखना पड़ेगा। लेकिन इन सबके बीच में विजेंद्र, जातिगत तौर पर अगर देखते हैं तो जट सिख के अलावा जाट समाज के अलावा ओबीसी, मूल ओबीसी में यहां पर कुम्हार समाज, प्रजापत, कुमावत या इनसे जुड़े हुए समाज है, वो भी आ जाते हैं। फिर उसके अलावा अरोड़ वंश, अरोड़ा या खत्री या जो पंजाबी समाज है, उसकी संख्या यहां पर देखनी पड़ेगी। और इन सब के अलावा ऐश्वर्या पूरी कैलकुलेशन ही दे देते हैं अपने दर्शकों को, भाई जातिगत समीकरण दिखा देते हैं कि श्री गंगानगर लोकसभा सीट पर जो जातिगत समीकरण है वो क्या है, जरा देखिए।
क्योंकि इस सीट के जैसे कि जिक्र मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान कर रहे थे, मेघवाल करीब 6 लाख के आसपास इस लोकसभा सीट पर है। इसके अलावा अगर बात करें बाकी जातिगत समीकरणों की तो वो भी आपको बताते हैं। नायक इस सीट पर करीब 3.5 लाख है, यानी कि 50% के आसपास मेघवाल और नायक अगर मिला लिए जाएं तो इस सीट पर दोनों को ही आंकड़ा 50% के आसपास हो जाता है। जाट करीब 3 लाख है और इसलिए आपको बार बार गोविंद सिंह डोटासरा इस सीट पर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा और किस किस जाति के वोटर यहां पर हैं? सिख करीब 1.5 लाख के आसपास है। क्या इस पर पंजाब फैक्टर मैटर करेगा और ये 1.5 लाख क्या वाकई में वहां दिल्ली तक पहुंचाने में और ना पहुंचाने में भूमिका निभाएंगे, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान कर रहे थे। कुमार करीब 1,70,000 के आसपास श्री गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा सीट पर है। उसके अलावा अगर बाकी जातियों की बात की जाए तो वो भी इसमें काफी ज्यादा है, जिसका जिक्र ऐश्वर्य कर रहे थे। अरोड़ा करीब 2 लाख के आसपास है। लेकिन जैसा कि हमने बताया नरेश जी, क्योंकि मेघवाल और नायक दोनों को अगर मिला लिया जाए तो ये आंकड़ा लगभग 10 लाख के आसपास होता है और ये किसी भी लोकसभा सीट पर अमूमन 50% के आसपास का आंकड़ा है। आपको मानकर चलें कि इसको टारगेट कर दिया तो बाकी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और यही मेघवाल की मजबूती रही कि 5 बार सांसद रहे। देखिए, दोनों ही दलों ने राजनीतिक जो फैसला लिया है वो जातिगत आधार पर लिया है। और जैसे ऐश्वर्य ने कहा था कि खासकर भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच के फैसला लिया कि 2 समाजों के वोट कम से कम मिले। लेकिन गंगानगर की राजनीति कुछ अलग तरह की है विजेंद्र। फैसला किसकी तरफ हो ये तो भविष्य बताएगा। आपको ध्यान होगा, उपचुनाव हुआ था, मंत्री को हरा दिया था जी, कुर्नर यहाँ से विधायक बन गए थे। तो यहाँ की राजनीति कुछ अलग तरह की है। यहाँ पे आप जातिगत आधार पे या सरकार के आधार पे या पुराने काम के आधार पे या आकलन नहीं कर सकते कि इस बार ऊँट है वो किस करवट बैठेगा जी। बहरहाल अगर पूरे क्षेत्र की बात करें, जैसे आपने बताया कि गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिलों से मिलकर ये लोकसभा क्षेत्र बना है, जिसमें कुल 8 सीटें आती है। अगर विधानसभा चुनाव पे हम जाए तो कांग्रेस का पलड़ा भारी नज़र आता है, क्योंकि 5 विधायक कांग्रेस के हैं, 2 भाजपा के हैं और 1 निर्दलीय है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि इसके आधार पे हम परिणाम तय नहीं कर सकते। यहाँ पर कांग्रेस के 5 विधायक हैं तो कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन ये सही है कि निहाल चंद का टिकट अगर भारतीय जनता पार्टी ने काटा है तो कुछ सोच समझ के काटा होगा। जो व्यक्ति 28 साल से चुनाव लड़ रहा है, अटल जी के समय जो है ये सांसद बने थे, मोदी जी के साथ तक काम किए हैं, तो उनका टिकट काट के एक महिला को जो कि नगर परिषद की चेयरमैन है अनूपगढ़ की, उनको उम्मीदवार बनाया है। तो एक रणनीतिक फैसला। लेकिन साथ ही अगर इंदौरा की बात करें तो वो भी अनूपगढ़ से आते हैं, वो जिला प्रमुख है। यानी दोनों ही जो नेता है वो जो पंचायती राज की हम बात कर रहे हैं, लोकल जो राजनीति है उससे निकल के आए हैं। एक को राजनीतिक अनुभव नहीं है, इंदौरा का राजनीतिक अनुभव है, उनके पिता मंत्री रहे हुए हैं, तो उसका फ़ायदा उनको मिलता है। लेकिन जिस तरह से शंकर पन्नू और का टिकट काटा, भरत मेघवाल का टिकट काटा, दोनों टिकट के दावेदारी में थे, उनके बाद इंदौरा का मिला, शंकर पन्नू तो चले गए पार्टी छोड़ के। तो इसकी भरपाई भी कांग्रेस किस तरह से करती है। और आपने बात की गोविंद सिंह डोटासरा की, जाट वोट वहाँ पे है, उसको किस तरह से यहाँ अपने पक्ष में लाया जाए। देखिए, हर जो दल है वो इसी के आधार पे फैसला करता है। मुझे ध्यान है सुजानगढ़ के मास्टर भंवरलाल थे, एक बार उनको भी यहाँ चुनाव लड़ा दिया था, सिर्फ इसलिए कि मेघवाल वोट है। लेकिन जनता ने, मेघवालों ने उनको वोट नहीं दिए थे, क्योंकि यहाँ का जो फैसला होता है वो ये देख के होता है कि गंगानगर का सांसद क्या राज करेगा या नहीं करेगा। और इस बार भी बहुत कुछ मायने भी और इस बार भी यहाँ के मुद्दे अंतर्राज्यीय मुद्दे होते हैं और ऐसे में केंद्र में अगर कोई मजबूत है तो ही सुलझ सकते हैं। एक सांसद अगर भेज दिया और उसकी सरकार नहीं हुई तो मुश्किल हो गई अंतर्राज्यीय मुद्दों को सुलझाना। देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं। गंगानगर भले ही राजस्थान में है, लेकिन आज भी वहाँ की अगर संस्कृति की बात करें, वहाँ के और जो हम चर्चा करें तो आसपास के जो राज्य है, पंजाब की है, उनसे कह सकते हैं मिली जुली वहाँ पे प्रभाव नज़र आता है। लेकिन जो फैसले लेती है वहाँ की जनता काफ़ी समझदार है, क्योंकि जो जनता प्रदेश की जनता के लिए अनाज उत्पादन करती है, आपने अन्न का कटोरा कहा था गंगानगर को, तो वो अगर इतना सब कुछ करती है तो वो अपने राजनीतिक फैसले भी काफ़ी महत्वपूर्ण लेते होंगे। अभी का जो मुकाबला जो मुझे नज़र आता है वो हमें लगता है कि
भारतीय जनता पार्टी अभी थोड़ा आगे नजर आ रही है जी ठीक है, क्योंकि लेकिन जिस बीते तरह सालों का वोटिंग परसेंटेज एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस सीट पर वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा, इस पर एक बार नजर डालते हैं। जरा दिखाइए कि बीते 3 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा। 2009 का देखिए, बीजेपी को 36.39%, जबकि कांग्रेस को 52% वोट इस सीट पर मिला था। मुझे लगता है यहां भरने में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि इस सीट पर लगातार बीजेपी ही जीतती आई है। तो अगर बीजेपी जीतती आई है तो जाहिर है वोटिंग परसेंटेज उसी का ज्यादा होगा। 2014 जरा लगाइए, क्योंकि 2014 के अंदर वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है ये भी आपको बताते हैं। 2014 के अंदर 52% बीजेपी को वोट मिला और कांग्रेस को वोट मिला है 29.14%। 2019 का वोटिंग परसेंटेज आपको दिखाते हैं कि 2019 का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है। 2019 में 61.74% वोटिंग परसेंटेज रहा है बीजेपी का, जबकि कांग्रेस का 33.74% वोटिंग परसेंटेज। अमूमन मोटे मोटे तौर पर कह दें तो लगभग आधे के आसपास कांग्रेस रही है। ऐश्वर्या, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज को अगर हम देखते हैं तो एक लंबा मार्जिन है, छोटा मार्जिन नहीं है जिसको कुलदीप इंदौरा को भरना होगा। लेकिन सच्चाई यह भी कि दूसरी तरफ निहालचंद मेघवाल नहीं है। आपको लग रहा है कि इस वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज्यादा अंतर आ सकता है या नहीं आएगा? देखिए, मेरा मानना एक बात का और है विजेंद्र, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने दिग्गज नेता हैं उन नेताओं को लगातार भेजा जाना चाहिए, और भेजा हो तो अलग बात है, लेकिन कई पुराने दिग्गजों को भेजना चाहिए, क्योंकि ये जो मिट्टी है इस मिट्टी की एक अलग ही खूबी है। इस मिट्टी में यहाँ के जो लोग हैं ये पुराने दिग्गजों से यदि जुड़े हुए हैं, जैसे कई बार अमूमन राजनीति में होता है कि कई लोग काम के लिए आते हैं और उनके जब काम हो जाते हैं तो उस बात का एहसान मानते हैं कि हमारा ये काम इन नेताजी ने किया, इन साहब ने किया, और उस चीज को हमेशा याद रखते हैं। पहली बात। दूसरी बात, यदि सीट को दोनों ही पार्टियों के लिए मैं बोलूंगा, कांग्रेस को भी यही करना चाहिए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर किसान कौम को कैसे भी करके एकजुट करना चाहिए। उसके लिए किसानों से संबंधित जो नेता हैं, ऐसा नहीं जाट, दूसरी जातियों के भी किसान हो सकते हैं, जो अन्य जातियां वहां पर है, जाटों के अलावा भी जाट नेता तो जाएं भी, वो ठीक है, उन्हें भेजना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस को यहां पर सेंधमारी करनी चाहिए। जो परंपरागत वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का कहा जाता है उसमें सेंधमारी करनी चाहिए। मैं इन चीजों से स्थितियां भी आपको बता रहा हूं, इन चीजों से आप समझ भी पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। कांग्रेस को मूल वोटर को यहां पर साधना चाहिए और ओबीसी वोट बैंक को साधना चाहिए। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को यह मैसेज जो चलाया गया है, जैसे प्रियंका बालान के पास उम्मीद है। प्रियंका बालान के पास उम्मीद इसलिए है कि प्रियंका बालान जो है उस दौर में जब 25 साल में कुछ एक दिन बाकी रह गए थे, जब टिकट मिला था विधानसभा को और टिकट नहीं मिल पाया था, तब से संघर्ष कर रही है। वहीं इंदौरा जो है वो हीरालाल इंदौरा के पुत्र हैं, जो कभी मंत्री रहे थे, और इंदौरा भी हार का स्वाद चख चुके हैं। उनके सामने भी बड़ा प्रश्न यह है, क्योंकि संसद में और विधानसभा में बैठने की बात थोड़ी सी अलग होती है। आप जिला प्रमुख बन जाइए, सरपंच बन जाइए, प्रधान बन जाइए, वो अलग बात है। तो सिंपैथी कौन गेन करेगा, ये चीज भी देखनी पड़ेगी। सिंपैथी गेन करने के अलावा प्रियंका के पास अभी यंग है, प्रियंका महिला है, तो महिलाओं को वो कितना साध पाती है, क्योंकि इस क्षेत्र की महिलाएं क्वालिफाइड अच्छी खासी संख्या में। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा प्रतिशत साक्षरता का है, लेकिन उच्च क्वालिफाइड की बात कर रहा हूं, उच्च शिक्षित की बात कर रहा हूं, वो अच्छी खासी संख्या में है। तो उन्हें प्रियंका कितना साध पाती है। और उन सब के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कई सीटों पर ऐसी बात भी आती है कि वो आश्वस्त हो चले हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है ना, हम जीत रहे हैं। तो उन्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कई सीटों पर यह स्थिति बन चुकी है। चक्कर में एक साहब मंत्री बनते बनते रह गए, क्योंकि फिर बधाइयां ही चली, जनता से संपर्क नहीं हुआ था विधानसभा चुनाव, बाई इलेक्शन। सबसे बड़ी बात विजेंद्र यही है कि जो नरेश अभी कह रहे थे कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को जो मंत्री बनाया गया था, तो सभी को लगा कि ठीक है, लेकिन ये जो बेल्ट है, मैं नरेश जिस क्षेत्र से आते हैं लक्ष्मणगढ़ से आप चलिए, लक्ष्मणगढ़ से सीकर, झुंझुनू, झुंझुनू से चूरू चले जाइए, चूरू से और आगे आप चले जाइए, इस बेल्ट में हनुमानगढ़, गंगानगर तक चले जाइए, बीकाना होते हुए। तो ये जो बेल्ट है, यहां पर एक बात कही जाती है, वो कही जाती है कि रड़क मिटानी है, कि इस बार रड़क मिटाएंगे, तो वो किसी की भी रड़क मिटा सकते हैं। अच्छा, यहां एक चीज और है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है,
पंजाबी या सिख वोट बैंक को आप साध लोगे, लेकिन एससी यहां पर बहुत बड़ी संख्या में है इस पूरे संसदीय क्षेत्र में। तो अर्जुन राम मेघवाल का कितना प्रभाव पड़ेगा ये देखना पड़ेगा, और अर्जुन राम मेघवाल को इस सीट को अब संभालना पड़ेगा। एक तरफ निहाल चंद और दूसरी तरफ अर्जुन राम मेघवाल, ये दोनों अगर एक अच्छे तरीके से संभाल पाते हैं तो बेटर रहेगा। अर्जुन राम मेघवाल की अपनी व्यस्तताएं हैं, तो यहां पर निहाल चंद मेघवाल के ऊपर ही पूरा दारोमदार रहेगा। और इन सब के अलावा बीजेपी के सामने कैलाश मेघवाल भी है, जो कि एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और बड़े अच्छे क्वालिफाइड लीडर है, और उन्हें भी इस बार टिकट की उम्मीद थी कि शायद उन्हें इस बार टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। और अच्छे नेताओं में से माने जाते हैं और संघनिष्ठ हैं। उनकी शर्ट फाड़ने वाला किस्सा भी विजेंद्र याद होगा, वो बड़ा वीडियो भी चला था, किसानों के किसी कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो यहां पर इन सबको साधने की बहुत जरूरत होगी, और कोई सीनियर नेता एक बार वहां पर लगातार जाए, जो दिग्गज बीजेपी के कोर टीम के, तो ये सीट और भी ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन इस सीट का इतिहास अपने आप में रोचक रहा है, क्योंकि यहां जिसको चुन लिया गया उसके साथ लंबे वक्त तक जनता चली है। एक बार इतिहास खंगाल लेते हैं, 1952 से अब तक जो चुनाव हुए हैं उसमें क्या कुछ यहां का परिणाम रहा है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत ज्यादा यहां की जनता ने सांसदों को नहीं देखा है। आम चुनाव 1952 में देश के साथ इस सीट पर भी हुआ था। उसके बाद जरा देखिए, पहले चुनाव में पन्नालाल बारूपाल यहां जीते और फिर लगातार जीतते ही चले गए। पन्नालाल लगातार 5 बार यहां से सांसद रहे हैं, निहाल चंद मेघवाल भी 5 बार सांसद रहे। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस यहां शुरू से कमजोर रही है, इस सीट पर अब तक 10 बार कांग्रेस जीत चुकी है, 10 बार। और बीजेपी 5 बार इस सीट पर जीती है, और जो बीजेपी 5 बार इस सीट पर जीती है उसमें आपको एक ही चेहरा नजर आएगा, निहाल चंद का ही चेहरा नजर आएगा। यहां 5 बार निहाल चंद ने ही कमल खिलाया है। इसके अलावा अगर इस सीट को थोड़ा खंगालेंगे तो आपको एहसास होगा, एक बार जनता पार्टी और एक बार जनता दल ने विजयी हासिल की। लेकिन जरा सोचिए, 1952 से लेकर 5 बार एक प्रत्याशी जीतते हैं लगातार, 5 बार निहाल चंद मेघवाल जीतते हैं, 10 बार कांग्रेस का कब्जा, लेकिन लगातार वहां सूखा ही चल रहा है। नरेश जी, भाई ऐसा नहीं है कि इस सीट में कोई बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ बन चुका होगा, लेकिन यहां एक लंबे दौर तक कांग्रेस रही है। तो कांग्रेस ने अपनी जमीन यहां कैसे खोई, और क्या कुलदीप इंदौरा के साथ कोई रणनीति बन रही है कि उससे खोई जमीन को वापस ले लिया जाए, क्योंकि दूसरी तरफ भी कैंडिडेट नया है। विजेंद्र, जैसे आपने आंकड़े बताए तो उस आंकड़ों में तो साफ नजर आता है कि इतिहास के आधार पर कांग्रेस यहाँ भारी रही है, लेकिन भाजपा को यहाँ निहाल चंद ने ही निहाल किया है। 5 बार वो रहे हैं, जैसे मैंने कहा 28 साल तक उनको टिकट दी है पार्टी ने लगातार, कभी उनकी टिकट कटी नहीं थी, पहली बार टिकट कटी है। तो ऐसे में बड़ी चीज़ ये है कि ये सही है कि अगर हम पिछले 2 बार की बात कर ले तो मोदी लहर में जीत गए होंगे निहाल चंद, लेकिन इससे पहले अटल जी के समय भी वो जीते हैं, यूपीए की 2 बार की सरकारों में तब भी वो जीते हैं। इसका मतलब उनका अपना एक आधार है, और उसका कारण ये है, ईश्वरी ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि वो लोगों से मिलते हैं, और सबसे युवा तब वो सांसद बने थे प्रदेश में। बड़ी चीज़ जो आपने कही कि क्या कांग्रेस कोई ऐसी रणनीति बना रही है ताकि निहाल चंद का जो टिकट कटा है उस टिकट का फ़ायदा कांग्रेस को, उस कटने का फ़ायदा कांग्रेस को मिले, क्योंकि हर किसी नेता का जब टिकट कटता है तो मन में टीस तो होती है, नाराज़गी भी अंदर खाने होती है। दिखाने को तो वो कमल पकड़ के और चलते हैं सभा में, लेकिन कई जगह अंदर खाने कार सेवा भी होती है। तो क्या कांग्रेस इस चीज़ को देख रही है? और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस इस सीट को लेकर सीरियस है, इसी कारण से राहुल गांधी यहाँ आए थे सभा करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँचे थे यहाँ प्रचार करने के लिए। और रही इंदौरा परिवार की बात, तो उनका जैसे मैंने कहा राजनीतिक जो है वो अनुभव पुराना है। 2 बार विधायक का चुनाव लड़े थे कुलदीप, हार गए थे, लेकिन लगातार जो है वो क्षेत्र में सक्रिय रहे, इसी कारण से जिला प्रमुख रहे। इनको राज्यसभा से टिकट देने की बात चल रही थी, जब नीरज डांगी को टिकट दिया गया था, पहले इन्हीं का ही नाम था, अंतिम समय पे इनका नाम हट गया था। यानी अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि अब लोकसभा का चुनाव अलग तरह का है, क्योंकि देखिए कल जब मैंने गोविंद सिंह डोटासरा से बात की थी तो उन्होंने माना कि प्रचार में कहीं ना कहीं कमज़ोर है, न केवल उसी सीट पे और सीट पे भी। उन्होंने इसका आर्थिक कारण बताया, लेकिन देखिए चुनाव में ये कारण अभी गिनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तो ये है कि कौन कितनी मेहनत करता है। तो मेरा सीधा सीधा जो है, मैं इस बिंदु पे आता हूँ
कि क्या संगठन पूरी तरह से 5 जो विधायक आपके हैं वो विधायक अपने जितने वोट दिलाने में अब उतना प्रयास कर रहे हैं? क्या जो यहाँ वॉर रूम से मॉनिटरिंग हो रही है, आला कमान से मॉनिटरिंग हो रही है, उस बात को लेके पूरी तरह आश्वस्त है कि विधायक उसी ताकत से जो है वो लगे हुए हैं? अगर उसी ताकत से लग पाते हैं तो कुलदीप इंदौरा अच्छा चुनाव लड़ेंगे। वरना जो महिला चेहरा उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे की राजनीति करती है, पार्ट टाइम राजनीति नहीं करती। और 24 घंटे की राजनीति का ही फल है कि एक नए चेहरे को उतारा है और उस चेहरे को पीछे करके जिसको 28 साल तक टिकट दिया। ठीक है ऐश्वर्या, क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं कि अचानक से प्रियंका बैलान का नाम आया होगा, वहां से मोहर लग गई होगी, कहा होगा कि चलिए जाकर चुनाव लड़ लीजिए। एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज बीते 6 महीने साल से चल रही होगी, एस्टेब्लिश किया जा रहा होगा, और जब लगा होगा कि हाँ अब इस सीट पर निहालचंद मेघवाल को रिप्लेस किया जा सकता है, तब यह फैसला लिया गया होगा। पहला सवाल तो मेरा ये कि मैं सही हूं या नहीं। दूसरा ये कि यहाँ मुद्दे बहुत से होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगता है, वो अपने आप एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, पंजाब से लगता हुआ मुद्दा है। तो उन सब के हिसाब से भी तो जनता सोचेगी ना कि केंद्र में कौन चाहिए। एक मुद्दा और है जी, नशा का मुद्दा वहां पे सबसे महत्वपूर्ण है, बड़ा मुद्दा है। ऐश्वर्या, देखिए यहाँ मुद्दे एक नहीं है, यहाँ पर अनेकों मुद्दे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है कैंसर ट्रेन। बहुत सारे नेता हैं वो इस चीज को अक्सर उठाते हैं कि यहाँ का जो पानी है उस पानी से कैंसर बड़ी संख्या में हो रहा है, क्योंकि जो पानी आ रहा है पंजाब से वो पानी अशुद्ध पानी आ रहा है, फैक्ट्रियों का पानी उसमें आता है, केमिकल्स का पानी आता है और वो खेतों में जाता है, और खेतों में जाने के बाद उससे फसल होती है, और फसल जो है उसको जब खाते हैं या फ्रूट्स होते हैं या फिर फसल होती है, किन्नू वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे शारीरिक नुकसान होता है। ये वहाँ कहा जाता है कि पानी की शुद्धता का। सेम और सीपेज का मुद्दा वहाँ पर हमेशा उठता रहा है। सीपेज का मुद्दा हर किसी मुख्यमंत्री के सामने, मंत्री के सामने वहाँ के स्थानीय लोग उठाते रहे हैं। पानी को लेकर वहां मुद्दा उठाया जाता रहा है, कहीं पर ज्यादा पानी तो कहीं पर कम पानी, ये मुद्दे भी वहां पर उठते रहे हैं। लेकिन इन सबके परे मैं अगर बात करूं तो वहां के जो लोग हैं उन पर मुझे नहीं लगता कि पंजाब का ज्यादा प्रभाव इस विधानसभा चुनाव के बाद इस लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा, क्योंकि यदि पंजाब का प्रभाव पड़ता तो रिजल्ट बिल्कुल ही अलग होते। वहां कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वहां के लोगों में जो लहर है वो किस हद तक भारतीय जनता पार्टी पैदा कर पाएगी, जो दोनों चुनावों में लहर पैदा हुई थी, वो क्या उससे ज्यादा है या उससे कम लहर है, या वही ऊर्जा के साथ लोग जुटे हुए हैं। क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले एक बात बोल रहा था कि कई सीटों में यहां पर भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है 1-2 आज से ही, जो मेरे पास सूचना है, आज से ही अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करेगी। और अमित शाह भी जयपुर में आ रहे हैं, तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल होने के साथ अमित शाह जब आज रात को जयपुर में रुकेंगे तो कई सारी समस्याएं उनके पास पहुंची है। संगठनात्मक जो फीडबैक है वो उनके पास पूरा आया है। उस फीडबैक के आधार पर अमित शाह यहाँ की टीम को, जिनमें भजनलाल शर्मा, विजय राहटकर, विनय सहस्त्रबुद्धे और खास तौर पर वी सतीश, इन्हें मैसेज देकर जाएंगे, क्योंकि अमित शाह की एक टीम ऐसी है, हर लोकसभा क्षेत्र में अमित शाह की टीमें हैं। इस बात को कोई माने या ना माने, लेकिन उनके पास फीडबैक आता है। जी नरेश, इसमें मेरा ये भी सवाल है साथ में, जो आपने गंगानगर की बात की है, क्या दौसा, बाड़मेर, नागौर पे भी चर्चा हो जाएगी? देखिए, गंगानगर, दौसा, बाड़मेर और करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन सीटों को लेकर चर्चा वो करना चाहेंगे और चर्चा वो करेंगे भी। इन सीटों को लेकर चर्चा करना लाजमी भी है। और एक बेवजह के कुछ संदेश आ रहे हैं। कोई भी इन दिनों एक नई बात चली है कि कोई भी सौगंध खा लेता है कि साहब हम तो बीजेपी को ही वोट करेंगे या हम कांग्रेस को ही वोट करेंगे। तो क्या कुछ एक लोग जब सौगंध खाते हैं तो वो पूरे समाज पर प्रभाव डाल रहा है, या फिर कुछ एक लोगों तक ही वो सीमित हो जाता है? ये बात भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र में कोई एक व्यक्ति कह दे कि हमारा पूरा समाज ये डिसीजन लेता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है, क्योंकि जब बूथों पर गिनती होती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नरेश जी। आपका भी सच्चाई तो ये भी है कि राजस्थान की वो धरती है जहां प्रधानमंत्री ने भी सौगंध खाई थी कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बहरहाल हम श्री गंगानगर लोकसभा सीट का जिक्र कर रहे थे। हमने कोशिश की आपको यहाँ के जातिगत समीकरण के साथ वहाँ के मुद्दे क्या हैं और दोनों प्रत्याशियों को अगर मैदान में उतारा गया तो उसके पीछे की सियासत क्या है
ये समझाने की कोशिश हमने इसलिए की ताकि आपको आसानी हो, आप ये तय कर पाए कि आपको अपना वोट किसे देना है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।